तो आज का विषय है भारतीय दलित साहित्य, संवेदना और सरोकार। इस पर मुझे आप बात करनी है। इस विषय पर हम बात करें तो सबसे पहले हमको साहित्य पर बात करने से पहले हम साहित्य को हम किस रूप में देखते हैं, किस रूप में समझते हैं, साहित्य को हम कैसे परिभाषित करते हैं, तो तब मुझे लगता है कि चीज़ें हमारी आगे स्पष्ट होती चली जाएंगी। हालांकि आप सब लोग बहुत प्रबुद्ध हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, अपने अपने रेस्पेक्टिव फील्ड्स के आप स्पेशलिस्ट हैं, है ना। और हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा आपका अध्ययन होगा, मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम अपने अपने तरह से समझते हैं, अपने अपने तरह से उनका विश्लेषण, व्याख्या और उनका अध्ययन करते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, साहित्य का जो आधार है वो संवेदना ही साहित्य का आधार है। और उस संवेदना में एक हिंदी एक कविता की एक पंक्ति है कि वियोगी होगा पहला कवि। और ये कहा गया कि जब वो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो उसकी प्रेरणा उन्होंने एक क्रोच का वध देखा होते हुए, उससे उनके अंदर करुणा पैदा हुई और उस करुणा ने उनको उद्वेलित किया और फिर उन्होंने एक बड़े महाकाव्य की रचना की। तो यदि उनके अंदर वो संवेदना नहीं होती कि वो एक पक्षी को देखकर और पक्षी के उसके वध को देखकर वो संवेदनशील नहीं हुए होते, तो शायद वो इतना बड़ा महाकाव्य नहीं रच पाते। तो उसके मूल में, साहित्य के मूल में होती है करुणा, और ये करुणा संवेदनशीलता का एक आयाम है। तो ये दूसरा जो हम कहते हैं साहित्य को कि साहित्य हम किस लिए लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। हम सब जानते हैं कि साहित्य का संबंध मनुष्य से है, मानव समाज से है, क्योंकि जो अन्य पशु जीव जंतु हैं वो हमारी तरह भाषा नहीं जानते, हमारी तरह अपने आप को व्यक्त करना नहीं जानते, तो वो हमारे साहित्य को नहीं समझ, उनकी अपना साहित्य है, उनकी अपनी भाषा है, लेकिन वो जो हमारा मानव समाज का जो साहित्य है उसको वो नहीं समझते। तो ये साहित्य ये मानव समाज के लिए होता है। और इस साहित्य में जो हम देखते हैं कि इसमें कहा जाता है कि इसमें साहित्य का भाव होता है, स प्लस हित, यानी कि ऐसा कोई भी सृजन जिसमें कल्याण की भावना हो, हित की भावना हो। और कल्याण किसका? मनुष्य का, मानव समुदाय का, मानव समाज का। तो ये एक बड़ा व्यापक अर्थों में है कि जो समस्त मानव समाज को एक इकाई के रूप में देखता है, वो विभाजित करके नहीं देखता। ये साहित्य की बड़ी विशेषता है। इसीलिए साहित्य को मनुष्यता की पाठशाला कहा जाता है कि वो एक बिल्कुल एक जो मनुष्यता होती है, मनुष्यता अविभाजित होती है। मनुष्यता को हम डिवाइड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिवाइड ह्यूमैनिटी। तो ये एक अविभाजित चीज है। और जो मनुष्यता के जो आधार हैं, जिन्हें हम मनुष्यता के गुण भी कहते हैं, मनुष्यता की पहचान भी कहते हैं, कि जब प्रेम है, करुणा है, सद्भाव है, सह अस्तित्व है, एक दूसरे के साथ क्या नाम उसका, एक दूसरे की मानवीय गरिमा का सम्मान करना, एक दूसरे के साथ समानता और सौहार्द के साथ रहना, यानी कि एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनना, ये सब चीज़ें ये संवेदना के आधार हैं। और यही मनुष्यता का भी आधार है। मनुष्यता के गुण भी यही हैं। और इसे हम दूसरे रूप में यदि कहें तो समानता, प्रेम, बंधुता, करुणा, सह अस्तित्व, ये सब चीज़ें ही मिलकर के मनुष्यता का निर्माण करते हैं। और तो हम दूसरे मनुष्यों के प्रति संवेदनशील होना वास्तव में ये मनुष्यता की पहचान है कि हम एक दुखी को देखकर दुखी हो जाएं। हम किसी का शोषण हो रहा है तो हम उस शोषण को उससे मुक्त करने के लिए कोशिश करें, किसी का दमन हो रहा है उसको दमन से निकालने की कोशिश करें, और कहीं
किसी को हमारी सहायता की ज़रूरत है, कोई पीछे है, उसे हम अपने साथ आगे लाने की कोशिश करें। हम सब एक दूसरे के साथ एक मिल बैठकर एक साझा एक जो हमारा जो एक जो परिवेश है, जो समाज में के जो हमारे सब चीज़ें हैं, उनको हम कैसे साझा करके साझा रूप में हम सामूहिक रूप से आगे बढ़ें, तो ये इसका गुण होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि साहित्य को जिस तरह से अलग अलग लोगों ने परिभाषित किया है, जैसे रशियन लेखक है मैक्सिम गोर्की, तो उन्होंने भी यही कहा कि जो साहित्यकार होता है वो समाज की आँख, नाक और कान और मुंह भी होता है, वो साहित्य समाज का। यानी वो समाज को देखता भी है, अपनी आँखों से देखता है, समाज को अनुभव करता है, यानी कि वो अपना कान नाक भी होता है उसका, और फिर वो अपने ढंग से उस समाज के वो एक समाज का बोल प्रवक्ता भी होता है। यही चीज़ हमारे यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी ने भी कही, तो उन्होंने भी इसी चीज़ को कहा, बल्कि उन्होंने और आगे बढ़ करके उन्होंने कहा कि जो साहित्यकार होता है वो समाज के शोषित और वंचित वर्गों का प्रतिनिधि होता है। उनका मतलब we can say that a writer is an advocate of the exploited and the deprived people। प्रेमचंद का भी ये कहना था। तो हमारे अधिकांश लोगों ने साहित्य को इसी रूप में परिभाषित किया, क्योंकि साहित्य के बारे में ये कहा जाता है ना कि तो समाज का दर्पण है, समाज का आईना है, द मिरर ऑफ सोसाइटी, कि जो हम समाज में देखते हैं उसे साहित्य में अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन किस चीज़ को कौन कैसे देखता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम किस एंगल से, किस कोण से, किस दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हैं। तो सबका देखना समान नहीं होता। इसीलिए वो जैन दर्शन में कहते हैं ना, शादवाद होता है, उसमें कोई चीज़ एक कन्फर्म नहीं है कि हम ऐसा कहते हैं कि ये ऐसा है, इसलिए वो कहते हैं कि शायद ऐसा है, क्योंकि हम अपनी अपनी तरह चीज़ों को देखते हैं। और उसने जैन दर्शन में उसमें एक उदाहरण देते हैं शादवाद में कि किसी ने हाथी का पैर देखा, छुआ उसको, तो उस सब लेके उसको लगता है कि हाथी तो एक बिल्कुल पिलर की तरह है, जस्ट लाइक ए पिलर, एक स्तंभ की तरह है। किसी ने हाथी के कान को छुआ, पकड़ा, उसको अनुभूति हुई, तो वो देखता हाथी तो बिल्कुल एक सूप की तरह है जिसमें हम अपना अनाज साफ करते हैं, वो साफ की तरह है ना। किसी को हाथी की वो अपना आ गया, पूंछ हाथ में आ गई, तो किसी ने देखा हाथी मतलब उस तरह का है। देखिए मुकम्मल इन कंप्लीट इन टोटो व्हाट इज एलिफेंट। तो ये सबकी अलग अलग अवधारणाएं हैं, अलग अलग तरह की अनुभूतियां हैं। तो वो समाज को का दर्पण है, लेकिन समाज को साहित्यकार, कौन साहित्यकार किस समाज को किस पक्ष को देखता है, वो किस चीज़ों को देख रहा है और किस रूप में देख रहा है। आप देखेंगे एक साहित्य में लिखने वाले कई तरह का साहित्य लिखते हैं। कुछ बहुत उत्तेजक साहित्य लिखते हैं, कुछ लोग की साहित्य में धार्मिकता अधिक होती है, कुछ के साहित्य में आध्यात्मिकता अधिक होती है, कुछ के साहित्य में विमर्श अलग होता है, कुछ के साहित्य में अलग, कहीं देखेंगे आप सेक्स को आधार बना करके बहुत सारे लिखते हैं। तो अलग अलग तरह का, कौन किसकी अनुभूतियाँ किसके अंदर कैसी हो रही है, कौन किस चीज़ को कैसा देख रहा है, उसका अपना विजन क्या है, किस तरह से वो, तो ये उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो हम एक सामान्य तौर पर हम देखते हैं साहित्य को, कि साहित्य एक जो मनुष्य की जो जिसे हम अपना एक नैतिकता कहते हैं, कि जो सामाजिक रूप से जो चीज़ें स्वीकार्य होती हैं, सहज रूप से स्वीकार्य होती जो चीज़ें, वही नैतिकता होती है। नैतिकता कोई अलग से कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए नैतिकता को सबसे बड़ा धर्म भी माना गया है, और नैतिकता साहित्यकार और साहित्य चिंतन का भी आधार है, क्योंकि साहित्य मनुष्य को अनैतिक होने से रोकता है, वो उसे नैतिक होने के लिए प्रेरित करता है। तो ये संवेदना अपने आप में एक बड़ी चीज है, और ये संवेदना को ये अब होता क्या है कि एक वेस्ट के एक फिलोसफर हैं, एक पॉलिटिकल फिलोसफर कह सकते हैं उनको, जॉन लॉक। उनका ये कहना था कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका जो मस्तिष्क एक कोरे कागज़ की तरह होता है, उस पर अनुभवों की छाप पड़ती है कोरे कागज़ पर। यानी कि वो जो सीखता है अनुभवों से सीखता है, और वो अनुभव कहाँ से मिलते हैं, उसके परिवार से मिलते हैं,
उसके परिवेश से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं, इस दुनिया से मिलते हैं। जैसे जैसे वो दुनिया में आगे बढ़ता चला जाता है, परिवार में अपने परिवार के लोगों से, माता पिता और परिजन हैं उनके संपर्क में, फिर उसके बाद में वहाँ से निकल के आता है स्कूल में, वहाँ से निकल के आता है फिर समाज में, उसके बाद समाज के एक बृहत्तर समाज में। वो जहाँ जहाँ जैसे चलता चला जाता है, वहाँ वहाँ जिस तरह की उसको अनुभूतियाँ होती चली जाती हैं, वहाँ से वो सीखता चला जाता है और वहाँ से उसका विकास होता चला जाता है। अब वहीं से उसकी चेतना उस तरह से विकसित होती है। यानी कि हम जो हैं वो हम अपने परिवेश के द्वारा निर्मित हैं, अपने आप में कोई निर्मित नहीं होता। तो साहित्यकार भी अपने परिवेश से, एक व्यक्ति के रूप में अपने परिवेश से निर्मित होता है। दूसरा परिवेश अध्ययन का परिवेश होता है कि हमने क्या पढ़ा है, पाठ्यक्रमों में पढ़ा है, वो एक अलग चीज़ है। कुछ चीज़ें पाठ्यक्रम से अलग भी होती हैं। पाठ्यक्रम में जो चीज़ें होती हैं केवल वही मानक नहीं होती कि यही साहित्य है या यही दुनिया है, वो एक सीमित दुनिया है। साहित्य पाठ्यक्रम का एक सीमित दायरा है, वहाँ पे सब चीज़ें नहीं रखी जा सकती, कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, वो एक तरह का एक प्रतीकात्मक होती हैं। लेकिन उसके बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, उसके बाहर क्या है। तो हम यदि पाठ्यक्रमों को मानक मान के और एक स्टूडेंट यदि वहीं तक चलता है कि यही साहित्य, इसके अलावा कुछ होता नहीं, तो ये एक सीमित दृष्टिकोण हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो परिवेश होता है, तो वो परिवेश हमारा शिक्षा का परिवेश भी होता है कि हमको किस तरह का हम शिक्षित होते हैं, किस तरह का हमारा अध्ययन होता है, वो हमारा परिवेश होता है। हम क्या पढ़ते हैं, कितना सीखते हैं, फिर उसका कितना विश्लेषण करते हैं, कैसे फिर अपना उसके आधार पर हम अपना एक मानस बनाते हैं कि ये क्या सही है, क्या गलत है, और क्या होना चाहिए, क्या सही होना चाहिए, और सही होने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो साहित्य केवल समाज का दर्पण ही नहीं होता। जैसा प्रेमचंद ने भी कहा, साहित्य तो एक मशाल भी होती है, वो राजनीति को के भी आगे आगे चलती है, वो राजनीति को भी दिशा दिखाती है। साहित्य एक मनुष्य को कि एक मार्गदर्शक के काम में भी काम करता है समाज के लिए। वो केवल चित्रण नहीं करता, वो एक मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाने के लिए, एक समाज को मानवीय समाज बनाने के लिए, ये सब उसका उद्देश्य होता है। काका साहब कालेलकर जो एक बहुत बड़े चिंतक रहे हैं हमारे हिंदी पट्टी के, उनकी एक किताब है साहित्य चिंतन। उसमें भी उन्होंने साहित्य के दो उद्देश्य बताए हैं। एक है लोक रंजन और दूसरा लोक मंगल। यानी कि लोक रंजन यानी कि लिटरेचर ऑफ एंटरटेनमेंट, और एक दूसरा है लोक मंगल यानी कि लिटरेचर ऑफ वेलफेयर। दो चीज़ें हैं। तो लोक रंजन यानी कि जिसमें केवल हम जो हमारा साहित्य का जो हमारी जो परंपरा चली आ रही है, साहित्य के उद्देश्य भी आ रहे हैं, कोई एक हमारे यहाँ एक साहित्य को एक आनंद की अनुभूति होनी चाहिए कराने साहित्य, कि जिस साहित्य को पढ़ने के बाद में हमको वाह निकल जाए मुंह से, एक आनंद की अनुभूति हो, तो ये रंजन यानी कि उसका एक का उद्देश्य पूर्ति करे, एक तरह का। लेकिन लोक मंगल जो असली जो उद्देश्य साहित्य का, लोक मंगल यानी कि लोक का मंगल हो, समाज का मंगल हो, समाज का अहित हो, यानी कि समाज में जहाँ विसंगतियाँ हैं वो दूर हों, समाज में जहाँ सद्भाव नहीं है वो सद्भाव हो, समाज में जहाँ मनुष्य के बीच की दूरी हैं वो दूरियाँ खत्म हों, समाज के बीच में जहाँ करुणा नहीं है वहाँ करुणा पैदा हो, प्रेम नहीं है वहाँ प्रेम पैदा हो, घृणा की जगह प्रेम ले ले, तो ये दुर्भावना की जगह सद्भाव ले ले। ये साहित्य का उद्देश्य, ये मंगल है, लोक मंगल। तो ये जो मंगल है ये लोक का मंगल है, इसमें पूरा समाज है, पूरी दुनिया है, ये साहित्य का ये बड़ा उद्देश्य है। तो ये हम जब साहित्य को इस तरह से देखते हैं संवेदना के आधार पर या उसके आधार पर, तो हमारे ध्यान में रखना ये एक आधारभूत रूप से हमें अपने ध्यान में रखना पड़ता है कि साहित्य का उद्देश्य ये लोक मंगल है, और इसलिए उसके आधार पर ही हम उसको इस तरह से रख सकते हैं। तो जब हम संवेदनाओं पे जब हम आगे बात करते हैं, तो संवेदना देखिए कई तरह की होती है। एक संवेदना
और सरोकार, ये आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इस रूप में देखेंगे हम कि हमारी जो दुनिया होती है ये कई तरह की दुनिया होती है, और ये जो मानवीय संसार, हमारा जो मानवीय दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, वो एक दुनिया होते हुए कई तरह की दुनिया है। उसमें एक होता है हमारी दुनिया कि ये एक तो होता हमारी परिचय की दुनिया, एक होता है हमारे संपर्क या संवाद की दुनिया, और तीसरी होती है हमारी सरोकारों की दुनिया। परिचय ये कि हम बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, रास्ते में आते हैं, कितने लोगों से हम परिचित होते हैं, हम देखते हैं कि ये भी है वो भी है। कुछ लोगों को हम पहचानते भी हैं, चेहरे से पहचान लेते हैं, रोज़ मिलते हैं, अच्छा ये ऐसा है, ये वहाँ से आता है जाता है। हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन हमारा उनसे ये पहचान होता है। एक दूसरी दुनिया होती है कि उनसे हमारा संपर्क होने लगता है, संवाद होता है उनसे हमारा, हम एक दूसरे हेलो हाय करते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, है ना। साथ में काम करते हैं, हमारे सहकर्मी होते हैं, उनके साथ भी, दूसरे लोगों के साथ में भी, तो चाहे हमारे अपने जहाँ हम रहते हैं वहाँ हो, चाहे समाज में हो, कहीं पर भी, एक वो दुनिया हो जाती है जिसमें हमारा संवाद होता है। लेकिन सबके साथ हमारे सरोकार नहीं जुड़े होते। सरोकार हमारे उनसे जुड़े होते हैं जिनके दुख तकलीफ में हम भागीदार बनते हैं, जिनको कष्ट आने पर हम उनकी बिल्कुल दौड़ करके उनकी सहायता करते हैं, जिनके साथ अपनापन रखते हैं, जिनके साथ हर चीज़ हम शेयर करते हैं, जिनके साथ हम जिनके कल्याण हम जो कुछ बांट सकते हैं मैक्सिमम हम चीज़ शेयर करते हैं चीज़ें। उन पर थोड़ी सी चीज आफत आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, उनको कैसे मुक्त किया जाए, क्या किया जाए, वो हमारे सरोकारों की दुनिया होती है। तो ये जो साहित्य की पूरी दुनिया है ये सारी सरोकारों की दुनिया नहीं है। कुछ दुनिया लेखक की एक परिचय की दुनिया होती है, कुछ उसके संपर्क की दुनिया होती है, और कुछ उसके सरोकारों की दुनिया होती है। हर लेखक के अपने सरोकार होते हैं, हर लेखक के अपने सरोकारों की दुनिया होती है। और जैसा मैंने पहले कहा, ये जो परिवेश होता है, जिस परिवेश में उस लेखक का एक व्यक्ति के रूप में निर्माण होता है, और जिस परिवेश में उसका शैक्षिक निर्माण होता है, उसके ज्ञान का निर्माण होता है, और जिस परिवेश में उसके एक लेखक का निर्माण होता है, उस परिवेश के जो सरोकार होते हैं वही उस लेखक के सरोकार बन जाते हैं। और इसमें हम देखेंगे कई बार कि जिस व्यक्ति ने कभी इसको कोई भूख का अनुभूति नहीं हुई, घर में एक अच्छा संपन्न परिवार में, संपन्न परिवेश में रहा, आसपास में कहीं गरीबी नहीं देखी उसने, कहीं उसका सहना नहीं पड़ा उसको, तो वो एक भूखे आदमी की भूख की पीड़ा को उतने गहराई से नहीं समझता, उसके सरोकार उससे उतने नहीं हो सकते जितने कि उस व्यक्ति के होंगे जिसने उस भूख को सहा होगा। इसी तरह से जिस आदमी ने कभी, जो हमेशा सम्मान का पात्र रहा, कभी उसको अपमान सहना नहीं पड़ा हो जीवन में, तो वो उस अपमान की पीड़ा को, अपमान के दंश को या दर्द को उतना उससे उसका सरोकार उसका उतना नहीं जुड़े होते, क्योंकि उसे नहीं समझता उतना वो, जितना कि वो समझता है जिसने खुद वहाँ से उन परिस्थिति से गुजरा हो, जिसने खुद उस दंश को किसी ना किसी रूप में सहा हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये दुनिया जो है, ये सबकी अलग अलग होती है, और इसलिए सबके सरोकार एक जैसे नहीं होते। सभी साहित्यकारों के सबके अलग अलग तरह के होते हैं। तो इनमें सरोकारों में अब हम देखेंगे कि जो दलित साहित्य के बारे में हम जो बात कर रहे हैं कि दलित साहित्य के अपने सरोकार क्या है। तो जैसा मैं पहले ही कह रहा हूं कि जो संवेदना है, ये संवेदना भी हमारी कई तरह की है, कई स्तरीय होती है। एक होती है हमारी संवेदना के, जैसे कि एक व्यक्ति में, एक व्यक्तिनिक स्वयं जिन अनुभूतियों से गुजर रहा है, उसकी जो अपनी उसकी जो है वो एक अलग तरह की संवेदना उसकी है। और वो जब अपने जैसे लोगों को देखता है तो उसको एक अलग संवेदना का एक स्तर अलग हो जाता है। अपने जैसे लोगों को देखकर वहाँ उसके साथ वो मानसिक रूप से जुड़ जाता है, उसके सरोकार जुड़ जाते हैं। दूसरा होता है
Just a minute. Somebody has come. Can I open the door, please? Sorry, my dear. Sorry. तो ये जो अपनी मेरी अनुभूति या किसी की भी अपनी अनुभूति होती है, उसका एक अलग स्तर है, और एक दूसरों के प्रति सहानुभूति वो एक अलग स्तर है। तो ये संवेदना के अलग अलग स्तर हैं कि किसकी संवेदना किस स्तर की है। यहाँ हम किसी की ईमानदारी पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, लेकिन हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सबकी संवेदनाएं एक जैसी नहीं होती और उनको एक ही तराजू पे नहीं तोला जा सकता। और ये विशेष रूप में इस संदर्भ में कह रहा हूँ क्योंकि दलित साहित्य को लेकर के दलित साहित्य के आलोचकों ने दलित लेखकों की या साहित्यकारों की संवेदनाओं पर सवाल खड़े किए कि जब उन्होंने अपनी अनुभूतियों को साहित्य में अभिव्यक्त किया, अब तो उस पर सवाल किए, और वो सवाल आज तक हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ दलित साहित्य को गहराई से समझने की कोशिश नहीं हुई, कि यदि समझने की कोशिश की होती तो शायद इस तरह के सवाल नहीं होते। आखिर कोई व्यक्ति, कोई साहित्यकार क्या लिखता है, जैसे मैं पहले कह रहा हूँ बार बार, जो उसकी अपनी अनुभूतियाँ होती हैं, चाहे उसकी अपना चाहे वो अध्ययन के द्वारा, चाहे समाज को देखकर, चाहे उसकी अपनी जो चेतना का विकास होता उससे, जो भी कुछ भी वो अपना जो उसका जो एक विजन होता है उससे, जो भी उसका जो उसका परिवेश होता है उससे जो निर्मित होता चला जा रहा है, तो वो उसी को लिखता है, उसी दुनिया के ऊपर लिखता है, उसी अनुभूतियों उसके साथ साथ रहती हैं जो भी वो लिखता है। कथानक कोई भी हो, और जिस आदमी ने जिस परिवेश में हुआ है वो कथानक भी उसी परिवेश से लेता है। आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ का जो साहित्य है, भारतीय साहित्य सभी, तो उस साहित्य में आप जो अभी तक में तीन तरह की चीज़ें, आप तीन तरह का साहित्य आपको देखने को मिलेगा, तीन प्रवृत्तियां कह सकते हैं आपको मिलेंगी। कि उसमें एक तो है प्रकृति, प्रेम और युद्ध। ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके ऊपर पूरा का पूरा हमारा साहित्य, अधिकांश साहित्य केंद्रित है। और इसमें चाहे हमारे वो महाकाव्य हैं, और चाहे हमारे बहुत ही वृहत हमारा जो कथा साहित्य भी है, उसमें भी है, ये सब चीज़ें हैं। हमारे जितने बड़े महाकाव्य हुए वो युद्ध है और युद्धों पर केंद्रित है। रासो परंपरा के सारे साहित्य आप देख सकते हैं, सारे काव्यों को देख सकते हैं। यहाँ तक कि रामायण में भी युद्ध है, महाभारत में भी युद्ध है, और भी जगह युद्ध है। युद्धों के अपने अपने कारण हैं, लेकिन युद्ध है। और युद्ध में बहुत से युद्ध किसको लेकर के हैं, वो या तो राज्य विस्तार के लिए हैं, सत्ता की प्राप्ति के लिए हैं, सत्ता को हथियाने के लिए हैं, या किसी राज्य की संपत्ति, यानी राज्य हथियाना उसकी संपत्ति, या फिर किसी राज्य की कोई राजकुमारी या सुंदर स्त्री या कोई भी उसको पाने के लिए। बहुत सारे युद्ध का आधार प्रेम और सेक्स भी है। और जितने भी हमारे काव्य, जैसे मैं कह रहा हूँ, प्रकृति है, प्रेम है और युद्ध है, ये तीन आधार पर लिखे गए हैं। और इसमें तीनों में कहीं ना कहीं
सेक्स या प्रेम है। तो वो जो एक दृष्टि है हमारी, जिसने साहित्य की दृष्टि निर्मित की है, कि वो जो सौंदर्य की दृष्टि, जो एस्थेटिक्स निर्मित हुआ है, वो एस्थेटिक्स वहाँ से निर्मित हुआ है कि हम चीज़ों को कैसे देखते रहे हैं। क्योंकि जिसका प्रेम है, उस प्रेम को अलग अलग तरह से देखा। किसी ने उसको आध्यात्मिकता से जोड़ के आध्यात्मिक रूप में उसको प्रेम का रूप दिया, तो उसका एक अलग दृष्टिकोण हो गया। और किसी ने उसको जो अपना स्त्री के साथ जोड़ करके और वहाँ से यौनिकता के साथ जोड़ लिया। जैसा कि हमारे नई कविता में आकर के आप देखते होंगे किस तरह की नई कविताओं में किस तरह के लोगों ने कैसे 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 बिंब, कैसे कैसे प्रतीक और कैसे कैसे शब्दावली का इस्तेमाल किया, कि यहाँ कहते हुए भी उसका प्रबुद्ध लोगों के बीच कहते हुए भी कई बार शर्म आती है उन चीज़ों को। तो लोग अपने अपने तरह से लोग देखते हैं कि उस चीज़ को भी लोग उस प्रेम को भी कैसे देख रहे हैं। प्रेम को देखने का तो हमारे समाज में ये भी एक बड़ा है कि एक तरह हमारे यहाँ राधा और कृष्ण हैं, वो प्रेम का बड़ा इतना अद्भुत उदाहरण हमारे सामने है। और लोग उसे आध्यात्मिकता का है ना, प्रेम का तो है ना, तो इतना बड़ा एक आयाम मानते हैं। सभी लोग अपने घरों में भी हर जगह राधा कृष्ण को, और नाम भी लेते तो राधा कृष्ण का एक साथ ही लेते हैं उनका प्रेम को। लेकिन राधा और कृष्ण, जबकि राधा कृष्ण से उम्र में थोड़ी सी बड़ी है, शायद वो सजातीय भी नहीं है ना, वो रंग में भी अंतर है, गोरा है, एक काला है, कहीं उनमें कई तरह की समानताएं भी नहीं है। उसके बावजूद प्रेम है उनके बीच में, वो प्रेम उनको बांधता है, वो प्रेम जोड़ता है, वो प्रेम ही है जो एक अद्भुत इतना बड़ा हो जाता है ना। लेकिन आज यदि हमारे समाज में कोई बच्चे, युवक युवती यदि आपस में प्रेम कर लें तो वो हमको स्वीकार नहीं होता। वो प्रेम हमको स्वीकार होता है, ये प्रेम हमको स्वीकार नहीं होता। कारण ये है कि हमने एक प्रेम को आध्यात्मिक माना है और इस प्रेम को हम सांसारिक रूप में केवल इसके एक यौनिक इच्छाओं की पूर्ति के रूप में हम केवल देख रहे हैं इस प्रेम को। ये जो है, तो वो जो साहित्य है जिस तरह का मैंने कहा, तो उसमें एक और लेयर है उस साहित्य में, जो साहित्य में अधिकांश भारतीय साहित्य में वैदिक पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित है। चाहे वो राम और कृष्ण की गौरव गाथाएँ हैं या दूसरे और चीज़ें हैं, इतिहास पुरुष हैं उनके हैं, यानी कि हमारे जो आख्यान हैं उन्हीं पर आधारित है। बहुत सारे महाकाव्य भी, औपन्यासिक कृतियाँ भी, नाटक भी, सब उन्हीं पर आ रहा है। तो या उसके ऊपर से थोड़ा सा आ जाते हैं तो फिर जैसा मैंने कहा कि ये इसमें ये प्रकृति और प्रेम और ये सब चीज़ें, जो ये सब चीज़ें होती हैं, इस सब के बीच में इनका जो उद्देश्य होता है, इस सब के क्या, इन सब के द्वारा एक ये साहित्यकार का ये उद्देश्य होता है दिखाने का, उस अध्यात्म के द्वारा, प्रेम के द्वारा, कि ये दुनिया एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा रचित है, हम सब उसके अंश हैं और हम उससे संचालित हैं, उसी के द्वारा पैदा किए हुए हैं। वही सबका हमारा पालक भी है, वही हमारा संहारक भी है, वही सब कुछ देखता है, वही नियंता है और हम सब उससे संचालित हो रहे हैं। इसी को एक मूल्य मान करके साहित्य में इसको एक विश्वास है और इस विश्वास को साहित्य में मूल्य की तरह स्थापित करने की कोशिश हुई है। और इस मूल्य में हुआ क्या कि जो मनुष्य का की जो संवेदना, जो एक शोषित मनुष्य की संवेदना, एक दलित मनुष्य की संवेदना है, वो दब गई, उनको स्पेस नहीं मिला। कि वो कई बार होता ना, जब भक्ति और भजन गाए जा रहे होते हैं तो वहाँ कोई बच्चा चोट लग जाए, कोई बच्चा रोने लगे, किसी आदमी को कुछ हो जाए, तो कोई उसकी रोना धोना नहीं सुनता। वो हमको जो भक्ति का रस है वो इतना ज़्यादा गहनता में ले जाता, हम इतने डूबे होते हैं, माँ बाप भी वो अपने ही बच्चे को डांट देंगे, उसमें 2 चांटे मार देंगे, उसकी तकलीफ़ नहीं सुनेंगे उस टाइम पे, क्योंकि वो अलग तरह की अनुभूति हो रही है। तो इस साहित्य ने भी एक अलग तरह की अनुभूति का एक दुनिया एक निर्मित कर दी, एक अलग तरह की उस पर ले गए। और वहाँ उस आध्यात्मिकता में, वहाँ पे उसको इस जो ऐश्वर्य की दुनिया में जो हमको ले गए, तो वहाँ ले जाकर के जो मनुष्य की संवेदनाएं हैं वो दब गई। वहाँ पे इधर ध्यान ही नहीं गया कि एक इतना बड़ा वर्ग भी है कि जो अस्पृश्यता का शिकार है, जो छुआछूत का, भेदभाव का, इतना अमानवीयताओं का शिकार है, जो इतना वंचनाओं का शिकार है, उस पर सारे निषेध लगे हुए रहे हैं सैकड़ों हजारों सालों से। आखिर वो भी कुछ सोचता होगा, वो भी इनसे मुक्त होना चाहता होगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। ये हमारे भारतीय साहित्य का एक सबसे नकारात्मक पहलू रहा
पूरे सम्मान के साथ कहना अपने हमारे साहित्य सम्मानित साहित्यकार जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, क्योंकि मैं साहित्यकार हूँ, मैं भी उनका बच्चा हूँ, तो अपना सम्मान करूँगा, लेकिन सवाल करूँगा जो चीज़ मुझे दिखेगी। अपने माँ बाप से भी हम सवाल करते हैं, वो भी हमारे अग्रज हैं, उनसे भी हम सवाल करते हैं। ये उन पर प्रश्न चिन्ह है कि उन्होंने इस पर नहीं देखा कि ये अनटचेबल्स की दुनिया कहाँ है, ये लोग भी हैं इस दुनिया में, ये कैसा सोचते होंगे, क्या ये भी हमारी तरह सोचते हैं, क्या ये भी तरह हमारी तरह उतना ही आनंद लेते हैं, क्या एक बंगला के एक कवि हैं, शायद नाम मेरे याद नहीं आ रहा, भट्टाचार्य हैं, सुकांत भट्टाचार्य शायद, उनकी एक कविता है, क्योंकि हमारे चांद को लेकर के साहित्य में बहुत लिखा जाता है, और चांद हमारे यहाँ सौंदर्य का एक बड़ा प्रतिमान भी है ना, कि हम तो गाने भी हैं, आप देखो सिनेमा में बहुत सारे गाने हैं कि चांद जैसा चेहरा, चौधरी का चांद, और पता नहीं क्या क्या होता है ना। और मैंने एक कविता पढ़ी थी, शायद पता नहीं किसकी, भगवान सिंह सेंगर की या किसी की कविता थी, कि वो कहते हैं कि वो चांद मुझे दे दो पूनम का सारा नील गगन ले जाओ। सुरेंद्र वर्मा का एक उपन्यास आया था, मुझे चांद चाहिए, है ना। लोगों की कहावत है भाई चांद में दाग हो सकता है, उसके चेहरे पर दाग नहीं है। चांद एक हमारे यहाँ एक सौंदर्य का एक प्रतिमान है, एक बहुत बड़ी उपमा है चांद का। लेकिन सुकांत भट्टाचार्य की वो अपनी कविता में लिखता है कि किसी भूखे आदमी की पीड़ा, वो कहता है कि मुझे चांद झुलसी हुई रोटी जैसा लगता है। एक भूखे आदमी को उस चांद में सौंदर्य, भूखे आदमी का सौंदर्य कहाँ है, भूख पर टिका हुआ होता है, रोटी पर टिका हुआ होता है, आनंद पर नहीं होता। तो ये जो हमारी अनुभूतियाँ, ये जो हमारी संवेदनाएं मैं कह रहा हूँ, अलग अलग तरह की होती हैं। एक भूखे आदमी की संवेदना का स्तर अलग है, एक पेट भरे आदमी की संवेदना का स्तर अलग है। आनंद या रसों की अनुभूति, रसों का आस्वादन वही ले सकता है जिसके अंदर भूख ना हो, जो भूखा ना हो, भूख की आग जिसे परेशान ना कर रही हो, वो स्वाद ले सकता है, वो स्वाद बता सकता है, वो स्वाद चाहता है कि खाने में स्वाद हो, या स्वादिष्ट खाना नहीं है मैं इसे नहीं खाता, ये लाओ, क्योंकि उसके पास उपलब्ध हैं, साधन है उसके पास में। लेकिन जिसके पास रोटी नहीं है वो स्वाद नहीं देखता, उसे रोटी चाहिए। और यदि रोटी झुलसी हुई हो जिससे उसका पेट नहीं भर सकता, तो उस रोटी को क्या करे। चांद कितना ही खूबसूरत हो, कितना ही सुंदर है, उसका क्या करूं, मेरी भूख तो नहीं मिटाता, मैं तो भूखा हूं। तो ये जो सौंदर्य के प्रतिमान हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ जैसे इतना होकर का ना, स्त्रियों के भी 16 श्रृंगार हमारे यहाँ आता ही है, वो कि उसने किए, वो ये हमने ये उसके एस्थेटिक्स के साथ जोड़ दिए गए हैं। बल्कि एक ऑस्ट्रेलिया के एक पत्रकार हैं एलिश, तो उनकी एक किताब थी, इसमें असेंस ऑफ ब्यूटी शायद किताब ये का नाम ये है। तो उसमें तो उन्होंने सौंदर्य के 37 लक्षण पता है, 37 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूटी या एस्थेटिक्स के। तो हमारे यहाँ तो केवल 16 है, उसने 37 की नाई। तो ये जो है एक अलग तरह के, कैसे यानी हमारी दृष्टि वहाँ जा रही है, कैसे चीज़ों कितनी अच्छी दृष्टि से हम सौंदर्य देखना चाहते हैं ताकि उसमें आनंद आए। और वो आनंद आता, अनुभूति किस लिए कराता, आनंद ताकि हमारे अंदर वो आध्यात्मिक आनंद तो नहीं होता इसमें, ये 16 श्रृंगारों में आध्यात्मिक आनंद नहीं हुआ, इसमें यौनिक सुख की कामना इच्छा ज़्यादा होती है कि जिसको देख करके एक अलग तरह की अनुभूति हो और अलग तरह का सुख मिले। तो ये तो जो भूख है, भूखे व्यक्ति की जो ज़रूरतें हैं वो एक अलग ज़रूरतें हैं, दूसरे व्यक्ति की ज़रूरतें अलग हैं। एक शोषित व्यक्ति की ज़रूरतें अलग हैं, शोषक की ज़रूरतें अलग हैं, शासित की ज़रूरतें अलग हैं, शासक की ज़रूरतें अलग हैं। हमारी 2 दुनिया होती हैं, एक शासक की दुनिया है, एक शासित की दुनिया है, एक शोषक की दुनिया है, एक शोषित की दुनिया है। एक मतलब हैव्स एंड हैव नॉट्स, वी हैव टू a different word, the two different the class of the people। एक वो जिनके पास है, एक वो जिनके पास नहीं है। तो जिनके पास नहीं है वो पाना चाहते हैं, क्या वो पाना नहीं चाहते, एक सवाल है। क्या वंचित वर्ग पाना नहीं चाहते, क्या शोषित वर्ग शोषण से मुक्त होना नहीं चाहते, क्या शासित वर्ग
शासक बनना नहीं चाहते? क्या अपमानित होने वाला व्यक्ति अपमान से मुक्त होना नहीं चाहता? क्या अनटचेबल आदमी, अस्पृश्य व्यक्ति, क्या अस्पृश्यता से मुक्त होना नहीं चाहता? क्या जाति का दंश और जाति के कारण अपमान का दंश झेलने वाले व्यक्ति, सहने वाले व्यक्ति, क्या उससे मुक्त होना नहीं चाहता? साहित्य ने उसको समझने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बाहर से देखा और किसी ने लिख दिया, आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, बड़ा सुंदर है, बड़ा अद्भुत है, वहाँ प्रकृति है, ऐसे फूल हैं, हरे भरे हैं, पीले पीले सरसों के फूल हैं, उनका चित्रण कर रहे हैं और कह रहे आप मुग्ध हो रहे हैं कि ये दुनिया का स्वर्ग है, ये आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है। उन्होंने वो गांव देख लिया, लेकिन उस गांव के अंदर जो उन खेतों में जो भूमिहीन मजदूर है, जो किसान नहीं है, जो ज़मीन का मालिक नहीं है, उन खेतों में काम कर रहा, बंधुआ बन के जो काम कर रहा है, जिसको 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती है, उसको कवि नहीं दिख रहा। उस कवि को वो ग्राम जीवन दिख रहा है, वो अद्भुत सौंदर्य लग रहा है उसको, वो सौंदर्य है उसको, क्योंकि उसकी जो उसके सरोकारों से वो सौंदर्य जुड़ा हुआ है उसकी दुनिया से, वो उस पर वो अपना अच्छा लग रहा है। और ऐसी जो एक कवि ने हमारे यहाँ लिखा, शायद मैं सुमित्रा आनंद पंत ने, कि वो हे ग्राम देवता नमस्कार। ग्राम देवता, किसान को ग्राम देवता कहा उन्होंने, यानी कि वो सबको अन्न देता है, सबको पैदा करता है, अन्न देता है। लेकिन वो कौन किसान? क्या वो किसान कि जिसकी अपनी ज़मीन का मालिक है, या वो जो ज़मीन पर केवल मेहनत कर रहा है, उपजा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो भूखा है? क्या उसे हम देवता कहकर के गरिमा प्रदान कर रहे हैं? किसको? तो क्या हम उसकी भूख की पीड़ा तक समझ पा रहे हैं कि नहीं? और इसको समझने के लिए आप ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता को देख सकते हैं, ठाकुर का कुआं। जिन लोगों ने नहीं देखी होगी वो देख सकते हैं, मुझे लगता है अधिकांश लोगों ने पढ़ी होगी, कि उस ठाकुर का कुआं में ये कहते हैं कि भाई ये कुआं ठाकुर का, खेत ठाकुर का, तालाब ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत का अन्न ठाकुर का, सब कुछ ठाकुर का है ना, मेरा क्या? यानी कि खेत में हल चलाता, खेत ठाकुर का है, हल ठाकुर का है, बैल ठाकुर के हैं, लेकिन उस पर हल पर जो मूठ है वो मेरी है। यानी कि मैं मजदूर हूँ, चला रहा हूँ मैं, अन्न उपजा रहा हूँ मैं, लेकिन जा रहा है उनके घर में, जमींदार घर में, जो भी लैंडलॉर्ड है। ये ठाकुर एक शब्द है नहीं कि लैंडलॉर्ड जो भी कोई हो सकता है, यानी कि सब कुछ तो उसका है, फिर मेरा क्या है? ये जो सवाल है कि मेरा क्या, ये कौन करता है सवाल? ये वो करता है जिसके पास कुछ नहीं है। ये हैव नॉट्स वाला जो क्लास है वो कर रहा है। इसको समझने की कोशिश नहीं हुई, और मुझे लगता है दलित साहित्य में ये साहित्य की एक बहुत बड़ी कमी थी, एक बहुत बड़ा वैक्यूम था, इसको पूरा करने की कोशिश की, उस वैक्यूम को भरा है। और जैसा मैं पहले कह रहा था, कुछ लोगों ने दलित साहित्य को लेकर के जो उसकी आलोचनाएं की, वो आलोचनाएं कई तरह से की। किसी ने जो आत्मकथाएं आई, चाहे वो दूसरी भाषाओं में आई, डिफरेंट लैंग्वेज, मराठी में आई, हिंदी में आई, और दूसरी भाषाओं में आई हैं। देयर आर सो मेनी ऑटोबायोग्राफीज, आर वेरी फेमस ऑटोबायोग्राफीज इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया ना, एंड दे हैव द ऑल ऑफ द ऑटोबायोग्राफीज हैव बीन क्रिटिसाइज्ड बाय द क्रिटिक्स ऑफ लिटरेचर, वाइडली क्रिटिसाइज्ड। और उनको कहा गया कि किसी ने कहा कि ये तो शिकायतनामा है, ये किसी ने कहा तो अपना रोना झींकना कर रहे हैं केवल ये, और कहा कि सिर्फ दूसरों पर केवल इल्जाम लगा रहे हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। आखिर कोई आदमी क्या लिखता है? वो जो अनुभूति कर रहा है वही लिखता है। और जब हम ये मानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो इसका मतलब साहित्य वह लिखता है, वह अभिव्यक्त करता है जो समाज का सच होता है। दलित लेखक, दलित साहित्यकार जिस सच को देख रहा है, जिस सच को भोग रहा है, वो उसी सच की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है और उसी सच को अभिव्यक्त कर रहा है। ये उन लोगों की आलोचना है जो उस सच से परिचित नहीं है, जो उस दुनिया से परिचित नहीं है, जो केवल दूर की सहानुभूति रखते हैं। तो यहाँ कई चीजें हैं, एम्पैथी, सिंपैथी and antipathy. There are three things.
एक वर्ग होता है जो घृणा करता है, इट्स कॉल्ड एंटीपैथी। एक होता है जो सहानुभूति व्यक्त करता है, इट्स कॉल्ड सिंपैथी। तो ये कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग हैं साहित्य के हमारे रहे हैं कि जो उन्होंने दलितों के साथ में अपने सहानुभूति व्यक्त की है। उन लगा हाँ बेचारों के साथ बहुत दुख हुआ है, बड़ा करुणा हुई है और बड़ा इन्होंने बहुत झेला है, ये सहानुभूति व्यक्त की है। लेकिन इसको कैसे निकाला जाए, उनको कैसे इससे मुक्त किया जाए, वो जो दंश जिस चीज़ का झेल रहे हैं, जो चीज़ की यातनाओं के शिकार हैं, उनको यातनाओं से मुक्त कैसा किया जाए, इसके प्रति बहुत गंभीरता नहीं दिखाई देती। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि हम इसको ऐसे समझे, एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, वो कुएं में से बाहर निकलने के लिए वो लहूलुहान है, चीख रहा है, पुकार रहा है, कोशिश कर रहा है, बार बार गिर रहा है, उसका कहीं सिर फूट रहा है क्योंकि निकलने को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा और उसे लग रहा है कि मैं ख़त्म हो रहा हूँ, सब कुछ नहीं है। वो खूब चीख रहा है, रो रहा है, पुकार रहा है, बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहा है। वहाँ से निकल कर आने वाला एक व्यक्ति उसको देख करके, गिरे हुए व्यक्ति को देख करके उसके साथ करुणा व्यक्त करता है, सहानुभूति व्यक्त करता, कहता आह देखो बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ, कितना तड़प रहा है, कितना परेशान है, अरे ये तो मर जाएगा, ओ हो बड़ा। तो वो सहानुभूति व्यक्त कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा कि वो वहाँ से उसके पास कुछ नहीं है तो गांव चला जाए, वहाँ से रस्सी ले आए, कुछ लोगों को बुला ले, लोगों को पुकार ले कि भाई सब निकालो यहाँ से बाहर, ये आदमी मर रहा है। वो उसको निकालने का, कुएं से बाहर निकालने का कोई प्रयास वो नहीं करता। वो केवल वहाँ कुएं की मेंढ पर बैठा हुआ उसके प्रति करुणा व्यक्त कर रहा है। इस करुणा का क्या करें, इस सहानुभूति का क्या करें? इस सहानुभूति को प्रभाकर माचवे ने अपने एक लेख में 1977-78 के आसपास उनका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था दलित साहित्य पर। वो इंदौर के रहने वाले थे और मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखते थे, वो बहुत बड़े लेखक थे। तो उसमें उन्होंने इस पर, ये इस तरह की सहानुभूति को ही डिस्क्राइब्ड इट एज लिप सिंपैथी, यानी कि ये केवल एक तरह का क्या है कि एक जवानी एक सहानुभूति है। यानी कि आप दिल से कुछ नहीं कर रहे, जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे, केवल दिखावा कर रहे हैं, एक प्रदर्शन है ये। तो ये जो करुणा है अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है साहित्य का, मनुष्यता का गुण है, लेकिन वो करुणा कहीं प्रतिफलित होनी चाहिए यथार्थ में। इसलिए हमारे यहाँ देखें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और उनको हमारे साहित्य में बहुत अच्छे सम्मानित तरीके से रखा गया, लेकिन जिस रूप में एक